बताने के नहीं करनी। ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने डेस पे फोकस किया था कि डेस एक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि उसमें की स्पेस इतनी कम थी कि वो इतना सिक्योर नहीं है, यानी सिंपल ब्रूट फोर्स से आप उसकी की को ब्रेक कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ और की साइफर्स पे बात करनी है, सिमेट्रिक की साइफर्स पे। और आज दो चीज़ों पे फोकस है। एक एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो लेटेस्ट है, ठीक है, उसे हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यानी जो बेसिक परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन के ऑपरेशन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, उसी तक रहेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने फिर और कॉन्सेप्ट भी कवर करना है। और दूसरा, हमने स्ट्रीम साइफर पे बात करनी है कि किस तरीके से एक स्ट्रीम को इनक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो है कि एईएस आपका जो डेस्क था वो वल्नरेबल था टू ब्रूट फोर्सिंग अटैक्स, यानी 56 बिट की को आप सिंपली गेस कर सकते थे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करके, और आपको पता लग जाता था कि कौन सी की है, ठीक है। तो ट्रिपल डेस्क भी प्रपोज हुआ था और उसमें की हमने देखा था कि की जो है वो 56 की बजाय 112 बिट्स की हो जाती है, तो उसे ब्रूट फोर्स करना मुश्किल है। पर वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपने ट्रिपल डेस्क को सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करना है तो वो काफ़ी स्लो था, ठीक है। तो आइडियली हमें चाहिए कि सिक्योरिटी भी हो और अप्रोच इतनी स्लो भी ना हो। तो इसलिए जो यूएस का नेस्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उन्होंने 1997 में एक अनाउंसमेंट की थी कि हमें एक नया साइफर चाहिए जो कि डेस से ज़्यादा सिक्योर हो और ट्रिपल डेस के मुकाबले में वो सिक्योर भी हो और उसकी स्पीड जो है वो भी तेज़ हो। तो 2000 में जाके फिर एक बेल्जियम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था एक एल्गोरिदम जिसका नाम था राइंडेल, और वो बेसिकली पे 2000 में एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के तौर पे एक्सेप्ट हुआ था। यानी मल्टीपल प्रपोजल आए थे, मल्टीपल आइडियाज सबमिट हुए थे, पर नेस्ट ने सिर्फ इस अप्रोच को एक्सेप्ट किया फॉर देयर एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। और डेस के मुकाबले में एक जो मेजर फर्क है यहाँ पे वो है कि एईएस इज नॉट अ फाइस्टल साइफर। यानी इस बात का क्या मतलब है कि डेस में हमने देखा था कि वो फाइस्टल साइफर है, यानी हर राउंड में सिर्फ एक हाफ जो होता है डेटा का उसके ऊपर वो ऑपरेट करता है, उसे वो इनक्रिप्ट करता है, और जो दूसरा हाफ है वो एज इज अगले राउंड को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। ये फाइस्टल का एक मेन प्रॉपर्टी थी। एईएस में ऐसे नहीं होता। एईएस में आपके पास जो पूरा डेटा ब्लॉक है वो पूरे का पूरा इनक्रिप्ट होता है। ये नहीं होता कि आप सिर्फ आधे हाफ को इनक्रिप्ट करेंगे, बाकी आधा हाफ आप अगले राउंड के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो एईएस दोनों पे यानी पूरे ब्लॉक के ऊपर ऑपरेट करता है, ठीक है। अब इसका स्टार्ट में क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है उसको एईएस स्प्लिट कर देता है इनटू ब्लॉक्स ऑफ साइज 128। उसके बाद वो हर ब्लॉक को जो है वो उसे रादर देन 128 बिट्स के ट्रीट करने के, वो उसे ट्रीट करता है एज अ ग्रिड ऑफ साइज 4x4, और हर ग्रिड में आपकी ग्रिड के हर सेल में आपकी एक बाइट पड़ी होगी। यानी हमने पिछले एग्जांपल डेस्क के केस में हमने क्या देखा था कि आपके पास जितनी भी बिट्स होती हैं उन सारों के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा होता है, उन सारों को एज ए यूनिट ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास जो 128 बिट्स हैं उनको आपने एक 4x4 ग्रिड के अंदर स्प्लिट कर दिया है। अब जो भी ऑपरेशन होगा वो सारी बिट्स पे नहीं होगा, वो एक ग्रिड के सेल पे होगा। और यस, मल्टीपल सेल्स हैं तो बारी बारी इन सारे सेल्स पे जब आप करते हैं तो वो इफेक्टिवली सारी बिट्स पे ऑपरेशन हुआ है। पर ये एक ऑप्टिमाइजेशन थी क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो इस चीज को ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सकता है,
ठीक है, जो AES में की साइजेस है वो 128 बिट्स हो सकते हैं, 192 बिट्स हो सकते हैं और 256 बिट्स की हो सकती है। और ये भी आप देख रहे हैं कि काफी बड़ी है कंपेयर टू 56 बिट्स। और अगला पॉइंट है कि आपकी जो की है, की का साइज जो है वो बेसिकली डिटरमिन करता है कि आपके प्रोटोकॉल में राउंड कितने होंगे। यानी डेस्क में तो हमने देखा था कि सिर्फ 16 राउंड्स हैं, दैट्स इट। जहां पे क्या होता है कि आपकी की अगर 128 बिट्स की है तो टोटल नंबर ऑफ राउंड जो होंगे एक ब्लॉक को इनक्रिप्ट करने के लिए वो 10 होंगे। अगर की साइज 192 है तो 12 राउंड होंगे, और अगर की साइज 256 है तो 14 राउंड होंगे। और हमने ये डिस्कशन पहले की थी कि आपके जितने ज्यादा राउंड होते हैं उतनी ज्यादा आपकी सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है। तो क्या वजह है कि वन, और बेसिकली अगला पॉइंट है कि जितनी बड़ी की होती है उससे भी आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बेसिक मकसद ये था कि अगर कोई 256 बिट की इस्तेमाल कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर राउंड जो है वो भी ज़्यादा होने चाहिए। और अगर 128 बिट्स है तो वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, तो राउंड भी अगर कम कर दें तो इतना मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कीज के और ब्लॉक्स की जो डिस्कशन है। अगला पॉइंट है कि अगर आप एल्गोरिथम की डिटेल में जाएं तो वो है कि एक तो आप की से जो भी आपकी की है, चाहे 128 बिट की है, चाहे 256 है, चाहे बीच वाली की है, आप क्या करेंगे उस की से आपने हर राउंड की एक की जनरेट करनी है। ठीक है, हर राउंड की आप एक की जनरेट करते हैं 16 बाइट्स की। कैसे होता है उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये आप जैसे डेस्क में हमने देखा था कि एक की से आप मल्टीपल सब कीज जनरेट कर देते हैं फॉर ईच राउंड, यहां पे भी वही हो रहा है। अगला पॉइंट क्या हो रहा है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसका आप एक ब्लॉक बनाते हैं ऑफ 128 बिट्स। उस प्लेन टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करते हैं इनटू अ ग्रिड ऑफ साइज 4x4, यानी नंबर ऑफ बिट्स उतनी रह रही है। इट्स जस्ट कि आप उसको जो ट्रीट करेंगे उस पर जब ऑपरेट करेंगे तो वो एक ग्रिड की फॉर्म में होगी, यानी आप अरे के एक सेल के ऊपर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, फिर वो जो आपके पास ग्रिड आ गई आप उस पर एक इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो आपके पास 4x4 की ग्रिड आ गई है, अब आप उसके ऊपर डिफरेंट राउंड रन करेंगे। और हर राउंड के अंदर क्या होता है कि आप 128 बिट्स की लेंगे, आप उस की को एग्जॉर करेंगे, जो राउंड की है उसे आप एग्जॉर करेंगे प्लेन टेक्स्ट के साथ। ठीक है, अब सॉरी प्लेन टेक्स्ट नहीं, जो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास टेक्स्ट आया था उसके साथ आप एग्जॉर करेंगे। उसके बाद आपने सब्सटीट्यूशन करनी है। सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब, सब्सटीट्यूशन में बेसिकली आप एक लुकअप टेबल होगा, जो हमने पहले एक्स बॉक्सेस की बात की थी पिछली क्लास में, जहां पे भी वही हो रहा है कि आपके पास एक एस बॉक्स होगा जिसमें लुकअप करके आप एक वैल्यू को किसी और वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं। उस लुकअप टेबल की फॉर्म क्या होगी वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि आज मैंने काफी मटेरियल कवर करना है। ठीक है, वो वी कैन डिस्कस दैट ऑफलाइन। ठीक है, अगला पॉइंट है कि एक दफा आपने सब्सटीट्यूशन कर दी है, अब आपके पास जो 4x4 ग्रिड है उसकी जो रोज है उसे आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है। यानी आपके पास इस ग्रिड में 4 रोज हैं, तो जो पहली रो है उसे आप शिफ्ट नहीं करेंगे, जो दूसरी रो है उसे आप शिफ्ट करेंगे बाय 1 बाइट। यानी पिछली क्लास में हमने जो बात की थी वो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट था, यहां पे बाइट वाइज लेफ्ट शिफ्ट है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो ग्रिड है, ठीक है, ये 4x4 ग्रिड है, तो इसमें 1 बाइट है, इसमें 1 बाइट है, इसमें 1 बाइट है, इसमें 1 बाइट है, सारे 1 बाइट के सेल्स हैं। ठीक है, तो पहले रो में आप कुछ नहीं करेंगे, दूसरे रो में क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये इधर आ जाएगी, ये वैल्यू जो है ये इधर आ जाएगी, यानी एक बाइट जो है आपने इधर शिफ्ट कर दिया, ये वैल्यू जो है ये इधर आ जाएगी, और यहां पे जो वैल्यू थी वो इस सेल में आ जाएगी। तो आपने एक बाइट शिफ्ट किया है। जो उससे अगला रो है, थर्ड रो है,
उसमें ये सेल जो है ये इधर आएगा यानी 2 बाइट शिफ्ट होगा, ये सेल जो है ये इधर आ जाएगा यानी 2 बाइट शिफ्ट हुआ, ये सेल जो है ये इधर आ जाएगा 2 बाइट शिफ्ट हुआ, और ये सेल जो है ये इधर आ जाएगा यानी 2 बाइट्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, और आखिरी जो रो है उसमें आप 3 बाइट्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे यानी ये सेल जो है ये इधर मूव कर जाएगा, ये सेल जो है ये 1 2 3 इधर आ जाएगा, ये सेल जो है 1 2 3 इधर आ जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बेसिकली परम्यूटेशन हो रही है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अभी तक हमने क्या किया है कि आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट आया था उसको आपने परम्यूट किया, और परम्यूटेशन के बाद उसे आपने पहले राउंड में फीड कर दिया। वो राउंड क्या कर रहा है कि सबसे पहले उस परम्यूटेड प्लेन टेक्स्ट को एक्सॉर कर रहा है राउंड की के साथ, उसके बाद एक एस बॉक्स टेबल को लुकअप करके जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारों को किसी डिफरेंट वैल्यू से रिप्लेस कर रहा है। उस रिप्लेसमेंट के बाद जो आपके पास 4x4 ग्रिड में वैल्यूज पड़ी हुई हैं, अब आप उन्हें परम्यूट कर रहे हैं। और कैसे परम्यूट कर रहे हैं? सबसे पहले आप रोज को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। जो पहली रो है उसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, जो दूसरी रो है उसमें हर सेल अपने से एक लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, जो तीसरी रो है उसमें हर सेल अपने से 2 लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, और जो आखिरी रो है उसमें हर सेल अपने से 3 लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन है जिससे आपकी सारी वैल्यू जो है वो परम्यूट हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है कि आपका जो कॉलम्स हैं उस रो वो ग्रिड है उसके जो कॉलम्स हैं, अब आप उन कॉलम्स की मिक्सिंग करेंगे। यानी रोज में तो आपने देखा था ना कि आप लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं हर रो को। मिक्सिंग कॉलम में क्या होगा कि बेसिकली आप जो ग्रिड है उसे एक 4x4 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उस मैट्रिक्स की फॉर्मेट क्या है वो मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दी, वो आप नेट पे जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली उस 4x4 मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा कि हर कॉलम की जो वैल्यू है वो मिक्सअप हो जाएगी। ठीक है, तो इसके थ्रू आप एक फर्दर डिफ्यूजन अचीव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके एंड पे जो आपके पास 4x4 ग्रिड होगी वो 4x4 ग्रिड आप अगले राउंड को फीड कर देंगे, और जितने भी राउंड्स हैं यानी 10 राउंड होंगे या 12 होंगे या 14 होंगे डिपेंडिंग ऑन द की लेंथ, उनके एंड पे जो भी फाइनल आपकी आउटपुट आएगी 4x4 ग्रिड होगी, वो बेसिकली आप उसे ट्रीट करेंगे एज 128 बिट्स, और वो 128 बिट जो है वो आपका साइफर टेक्स्ट होगा, ओरिजिनल 128 बिट प्लेन टेक्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये आपने एक ब्लॉक के ऊपर वर्क किया है। अब अगला जो ब्लॉक है उसके ऊपर यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। हाँ जी, हंजला कमर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये परम्यूटेशन का क्या मतलब है? परम्यूटेशन का क्या मतलब है कि आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया, रीऑर्डर कर दिया। ओके सर। यानी हेलो और है, हेलो को आपने परम्यूट करना है तो क्या होगा, एक परम्यूटेशन हो सकती है LEHLO, यस सर। ये परम्यूटेशन है कि रीऑर्डरिंग है। एनी अदर और क्वेश्चन? सर हाँ जी। और सर ये जो की लेंथ डिसाइड होगी शुरू में एईएस एल्गोरिथम के शुरू में, सर वो किस तरह से डिसाइड होगी? वो आपका जो यूजर है वो डिसाइड करता है कि मुझे कितनी सिक्योरिटी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है तो वो 256 बिट की रखेगी। अगर आपने कोई आसान सी असाइनमेंट को इनक्रिप्ट करना है तो आप 128 बिट की छोटी सी की रख लेते हैं, ओके सर। ओके। और की थैंक यू। जितनी बड़ी होती है वो उतना ज़्यादा टाइम लगता है, बेसिकली ओके सर। प्रोसेसिंग उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, एनी अदर ओके सर। क्वेश्चन क्लास? थैंक यू सर। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, ठीक है। तो ये एईएस का हमने बहुत ब्रॉड लेवल पे बात की है। हमने ये बात नहीं की कि लेफ्ट के जो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी कॉलम मिक्स करने के लिए, उसकी क्या फॉर्मेट था,
जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स था उसका लुकअप टेबल जो है उसमें क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जो इनिशियल परम्यूटेशन के लिए आपके पास जो जो पी बॉक्स होता है उसका क्या फॉर्म है, वो सारा हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए हैं। अब बाकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो आप नेट पे जाके कभी भी देख सकते हैं कि परम्यूटेशन बॉक्स की या एस बॉक्स की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो वो मैंने इस लेक्चर के लिए इग्नोर कर दी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल है, वो रटा है, उसका कोई इतना कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी थी लेक्चर में। ठीक है, अगला पार्ट पॉइंट है फिर कि भी सर, हाँ जी, सर ये एक्सपोज हमें गिवन होंगे सब? गिवन से आपका क्या मतलब है, आप नेट पे सर ये जाके देख सकते हैं। नहीं सर, एग्जाम्स में अगर आए ये तो नहीं, एग्जाम में मैं ऑब्वियसली आपको याद करने को नहीं दे सकता इतनी बड़ी चीज। ठीक है अगर सर। एस बॉक्स चाहिए तो फिर मैं आपको ऑब्वियसली दूंगा, ओके पर सर। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स बॉक्स है, एस बॉक्स और पी बॉक्स हैं क्या, करते क्या हैं, उनका साइज छोटा हो तो उसका क्या मतलब है, उसका साइज बड़ा हो तो उसका क्या मतलब है, क्यों छोटा होता है, क्यों बड़ा होता है, ये सारी चीजें आपको ठीक है पता होनी सर। चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है ओके वो नहीं सर। आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि एईएस सिक्योर है कि नहीं है। तो लास्ट जो मैंने चेक किया था, एईएस को ब्रेक करने के लिए कोई प्रैक्टिकल अटैक अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिकल अटैक का क्या मतलब है कि बेसिकली अगर आपको की नहीं पता तो इंक्रिप्शन ब्रेक करने में जो आपको टाइम लगेगा वो बहुत बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, यानी इतना टाइम चाहिए कि उसका फायदा ही कोई नहीं रहता। ठीक है, या फिर इतनी कॉस्ट चाहिए कि उसका फायदा कोई नहीं रहता। ठीक है, तो ये सिक्योर है। पर यस, कुछ अटैक होते हैं जिससे आप की जो है उसमें कब्जा कर लेते हैं, पर वो मसला एईएस का नहीं है, वो मसला उस की हैंडलिंग का था। यानी की जो है अगर आपके रैम में कहीं पे पड़ी हुई है और कोई उस रैम को एक्सेस करके की देख लेता है तो वो एईएस का तो मसला नहीं है ना, वो तो कंप्यूटर सिक्योर नहीं था। ठीक है, इस तरह की कुछ और अटैक्स होते हैं जिससे आप थोड़ी बहुत इन्फर कर सकते हैं कि की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल की गई है, और वो वंस अगेन वो मसला एईएस का नहीं है, वो मसला आपके कंप्यूटर का है। और वो अटैक्स क्या है उसकी डिटेल में हम आज नहीं जाएंगे, बाद में उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी आप इसे इग्नोर करना है। अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको ये पता होना चाहिए कि एईएस सिक्योर है। अगर किसी को की नहीं पता, ठीक है, तो वो की को सिर्फ साइफर टेक्स्ट के थ्रू इन्फर नहीं कर सकता। यस, कंप्यूटर के अंदर उसे एक्सेस मिल जाए की को तो वो एक फर्क चीज है, पर अगर वो एक्सेस नहीं है तो वो साइफर टेक्स्ट की बेसिस पे की इन्फर नहीं कर सकता। यानी एक्सो साइफर में हमने देखा था कि अगर आपके पास साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, तो आप की इन्फर कर सकते थे। यहां पे अगर साइफर टेक्स्ट है तो आप की इन्फर नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये, डेस्क में हमने देखा था कि आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। एएस में 256 बिट्स को अगर आप ब्रूट फोर्स करना शुरू कर दें तो उसमें बहुत ही ज्यादा आपको टाइम चाहिए, तो उसे ब्रूट फोर्स करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए लिखा है कि कोई नॉन प्रैक्टिकल अटैक नहीं है, यानी आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, यस आपको कई हजार साल लग जाएंगे। तो इस लिहाज से एईएस सिक्योर है। ठीक है, ऑल राइट, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि आपका जो भी ब्लॉक साइफर होता है, चाहे आप एईएस की हमने बात की है, चाहे हमने डीईएस की बात की है, तो आपके ब्लॉक साइफर में डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, यानी ब्लॉक साइफर को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो एक मोड होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। अभी तक जो हमने बात की थी वो बेसिकली ये थी। इसमें होता क्या है कि आपके पास जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसे आप स्प्लिट करते हैं इनटू ब्लॉक्स, चाहे वो एएस की हमने बात की थी चाहे वो डेस्क की बात की थी, और उस ब्लॉक के ऊपर आप इंडिपेंडेंटली इंक्रिप्शन करते हैं यूजिंग दैट की। जो दूसरा ब्लॉक होगा उसे भी आप इंडिपेंडेंटली इंक्रिप्ट करेंगे यूजिंग द सेम की। तो ये जो की रिपीट होती है, ये इन सम केसेस आपकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करती है, आपके सिस्टम को थोड़ा इनसिक्योर कर देती है। आइडियली आप क्या चाहते हैं कि आपकी की जो है वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने
कोड बुक वाला मोड, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक वाला मोड इस्तेमाल करना है, यानी आप एक ही की इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले ब्लॉक को आपने इनक्रिप्ट किया, फिर दूसरे ब्लॉक को इनक्रिप्ट किया, फिर तीसरे ब्लॉक को इनक्रिप्ट किया है, तो उसमें सिक्योरिटी का थोड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए आइडियली आप इस तरह की अप्रोच तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई सिंगल वैल्यू को ही ट्रांसमिट करना हो। फॉर एग्जांपल एक इंक्रिप्शन की है 128 बिट्स की, आपने सिर्फ उस की को ट्रांसमिट करना है अगले बंदे तक, और उस की को आपने इनक्रिप्ट करना है, तो उस इंक्रिप्शन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक आपकी एक की से इनक्रिप्ट हो जाएगा, वो की बार बार आपको रीयूज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई और वैल्यू भी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना सीक्रेट किसी को सेंड करना है, और वो सीक्रेट जो है वो एक ब्लॉक के साइज का ही है, तो आप की इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड में उस ब्लॉक को इनक्रिप्ट करके सेंड करते हैं। तो अगर इन शॉर्ट अगर आपने डेटा सेंड करना है जिसका साइज एक ब्लॉक जितना ही है, तो आप ये अप्रोच इस्तेमाल करना है। एज अपोज टू दैट दूसरी जो अप्रोच है वो होता है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी ब्लॉक को इनक्रिप्ट करना है, प्लेन टेक्स्ट जो है, तो आप पहले उस प्लेन टेक्स्ट को जो प्रीवियस साइफर टेक्स्ट ब्लॉक था, यानी आपने एक ब्लॉक को इंक्रिप्ट किया, अब वो ब्लॉक की जो साइफर टेक्स्ट है वो अब अगले प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक जो है उसका साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, सॉरी उसका वो आप समझ लें कि की बन गई है। ये पॉइंट समझ हुआ आया कि आपने पहले ब्लॉक को इनक्रिप्ट किया है, कैसे किया उस पर भी आता है, और जब आपने दूसरे ब्लॉक को इनक्रिप्ट करना है तो आप दूसरे ब्लॉक के प्लेन टेक्स्ट को पहले ब्लॉक के साइफर टेक्स्ट के साथ एक्सॉर कर दें। जो तीसरा ब्लॉक है उसे जब आपने इनक्रिप्ट करना है तो उसके प्लेन टेक्स्ट को आप दूसरे ब्लॉक के साइफर टेक्स्ट के साथ एक्सॉर कर दें। तो बेसिकली एक चेन सी बन गई है, यानी हर ब्लॉक जो है उसे इनक्रिप्ट करने के लिए आप उसे उससे पिछले वाले ब्लॉक के साइफर टेक्स्ट के साथ एक्सॉर कर दें। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इट्स नॉट कि एक की है जो कि हर एक ही, यानी ये नहीं हो रहा कि हर ब्लॉक एक ही वैल्यू के साथ एक्सॉर हो रहा है। अब क्या होगा कि जितने प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स बन रहे हैं आपके, हर ब्लॉक किसी फर्क वैल्यू के साथ एक्सॉर हो रहा है। तो यहां पे जो है आपकी सिक्योरिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और एक बात मैंने की थी कि पहला ब्लॉक कैसे आप एक्सॉर करेंगे, उसे कैसे इनक्रिप्ट करेंगे, तो उसके लिए तरीका क्या होता है कि आपकी जो की होती है आप उससे एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर बनाते हैं, और जो पहला साइफर टेक्स्ट ब्लॉक, पहला जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है उसके लिए आप उस इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ एक्सॉर कर देते हैं, क्योंकि एक बार पहला ब्लॉक इनक्रिप्ट हो गया, अब आप उसे अगले ब्लॉक्स को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस अप्रोच का फायदा क्या है? ठीक है, इस अप्रोच का फायदा ये है कि आपके अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड में तो क्या था कि आप एक ही की के साथ हर ब्लॉक को इनक्रिप्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर कोई पैटर्न था जो कि रिपीट हो रहा है तो वो आपको नजर आ जाता है। यहां पे क्या हो रहा है कि हर ब्लॉक जो है वो किसी डिफरेंट वैल्यू से एक्सॉर हो रहा है, तो अगर कोई रिपीटिंग पैटर्न था तो वो आपको नजर नहीं आएगा, यानी अगर स्पेस कैरेक्टर है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, पर अगर हर दफा वो किसी फर्क चीज के साथ एक्सॉर हो रहा है तो फिर आपको नजर तो कुछ नहीं आएगा ना कि ये चीज स्पेस है कि नहीं, ये कोड फ्रीक्वेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये फिर इस लिहाज से ज्यादा सिक्योर हो जाता है। तीसरा जो मोड है वो है साइफर फीडबैक मोड। साइफर फीडबैक मोड में क्या होता है कि आपका ये बेसिकली जो साइफर ब्लॉकचेनिंग मोड पीछे हमने अभी डिस्कस किया है ये उसी जैसा है, पर इसमें फर्क ये है कि पिछले एग्जांपल में आपका जो ब्लॉक साइज था वो फिक्स था, यानी इस केस में दोनों केसेस में आपका ब्लॉक साइज लेट्स सपोज 128 बिट का फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड में भी 128 बिट्स ही होगा और साइफर ब्लॉकचेनिंग मोड में भी 128 बिट्स ही होगा। पर यहां पे जब आप साइफर फीडबैक मोड इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे क्या होता है कि आपका जो ब्लॉक है दैट डजंट हैव टू बी अ फिक्स्ड ब्लॉक,
यानी लाजमी नहीं है कि हर दफा 128 बिट्स का ही आप इंतजार करें। जहां अगर 128 बिट्स नहीं है तो आप अपनी तरफ से पैडिंग करें। पैडिंग का मतलब है कि आप एंड पे बिला वजह बिट्स डाल दें ताकि टोटल साइज जो है वो ब्लॉक साइज हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल 128। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि आप स्ट्रीम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर एक स्ट्रीम में आपके पास डेटा आ रहा है तो आप इंतजार नहीं करते कि एक ब्लॉक जितना डेटा इकट्ठा हो। आपके पास जैसे ही डेटा आई जाता है आप उसे ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं इंक्रिप्शन के बाद। तो ये रियल टाइम में वर्क कर सकते हैं, आपको डेटा इकट्ठा होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। और हर कैरेक्टर जो है उसे आप सेपरेटली इनक्रिप्ट कर सकते हैं, उसे सेपरेटली आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। आपको उसे ग्रुप टुगेदर नहीं करना पड़ता इनटू अ ब्लॉक। ठीक है, और साइफर फीडबैक और आउटपुट फीडबैक दोनों सेम ही है, बस फर्क ये है कि इंक्रिप्शन की टाइप जो है, यानी इंक्रिप्शन का एग्जैक्ट राउंड फंक्शन फॉर एग्जांपल क्या होगा वो इन दोनों का थोड़ा डिफरेंट है। पर बाकी जो मेन ब्रॉड लेवल पे जो आइडिया है वो इन दोनों का सेम है कि आपका फिक्स साइज ब्लॉक होना लाजमी नहीं है। जितना भी आप डेटा इंक्रिप्ट करना चाहते हैं आपको इजाजत होती है। ठीक है, और लास्ट जो ऑपरेशन है वो होता है काउंटर मोड का। इसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास आप एक काउंटर रखते हैं और काउंटर का साइज कितना होता है, यानी काउंटर में नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं, वो उतनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं जितनी एक प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक साइज में बिट्स होती हैं। यानी ब्लॉक साइज अगर 128 बिट्स का है तो काउंटर का साइज भी 128 होगा। अब आप क्या करते हैं कि काउंटर की एक इनिशियल वैल्यू लेते हैं, उससे आप इंक्रिप्ट करते हैं यूजिंग द की। ठीक है, और फिर आप उसे एक्सऑर कर देते हैं पहले ब्लॉक के साथ, पहला जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है। ठीक है, उसका जो साइफर टेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा वो साइफर टेक्स्ट पहले ब्लॉक का होगा। अब अगले ब्लॉक को अगर आपने एक्सऑर करना है, ठीक है, तो अगले ब्लॉक में आप पिछले ब्लॉक का साइफर टेक्स्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले देखा था चेनिंग में। यहां पे आप क्या करेंगे, अब आप काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और वो जो वैल्यू आएगी उसे आप एक्सऑर कर देंगे जो दूसरा ब्लॉक है। फिर आप दोबारा काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और तीसरा जो ब्लॉक है उसके साथ आप उसे एक्सऑर कर देंगे। ठीक है, यहां पे कोई चेनिंग नहीं होगी। ठीक है, और स्टार्टिंग वैल्यू जो काउंटर की है वो यूजुअली आप रैंडम रखते हैं ताकि कोई उसे प्रिडिक्ट ना कर सके कि स्टार्टिंग काउंटर क्या था। अगर स्टार्टिंग वैल्यू रैंडम है तो उसे फिर प्रिडिक्ट करना और सब्सिक्वेंटली जो बाकी उसके बाद वाली काउंटर वैल्यूज हैं उन्हें प्रिडिक्ट करना वो इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और जहां पे मैं एक और बात कर दूं कि ये ब्लॉक साइफर जो है, ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन की मैंने बात की है, ये एक गाइडलाइन है जो कि आप डिफरेंट अप्रोचेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी डेस्क के साथ भी आप ये डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं, एईएस के साथ भी आप ये डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है तो उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। काउंटर मोड होगा, साइफर फीडबैक होगा, आउटपुट फीडबैक होगा, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक होगा, या फिर साइफर चेनिंग होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके मोड ऑफ ऑपरेशन है जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे। हाँ जी शाहजेब, एनी क्वेश्चन? सर ये पूछना था कि ये कौन सा पहला ब्लॉक कौन सा है, दूसरा ब्लॉक कौन सा है, ये किसके साथ एग्जॉर हो रहा है, ये समझ नहीं लग रही, ये सारी हवामी बातें गुजर रही। ये पीछे दो ब्लॉकचेन में भी पड़ा है, ये पहला ब्लॉक दूसरे के साथ एग्जॉर हो जाएगा, दूसरा किस तरह, ये समझ नहीं लग रही किसी तरह भी।
क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट यस करके। अब आ रही है सर सर। अभी और दूसरी बात है कि काउंटर मोड तक आपने समझ आ गई थी कि नहीं? नो सर। कहाँ पे मैं कट हुआ था? सर काउंटर मोड आपने बता दिया था, एंड में ही हुआ था। एंड पे हुआ था, ठीक है। ओके शाहजेब, आपने कोई सवाल करना था मेरे से? यस सर। सर मैं आपने पूछ रहा था, इसकी समझ नहीं लगी, ये पीछे 2 मोड की हैं, इसकी भी नहीं समझ लगी, ये नहीं समझ लग रही कि पहला ब्लॉक कौन सा है, दूसरा ब्लॉक कौन सा है, और कौन ठीक है, सा ब्लॉक ठीक है, किसके साथ एक्सोर हो रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। क्लास देखें किसके साथ एग्जॉर हो रहा है, बेसिक आप आइडिया समझने की कोशिश करें। बेसिक आइडिया क्या है कि आपके पास एक डेटा है, उसको आपने ब्लॉक्स में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये 3 ब्लॉक्स हैं, यानी एईएस में भी हमने देखा है कि ब्लॉक्स बनते हैं, और डीईएस डेस में भी हमने देखा था ब्लॉक्स बने। इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड में क्या होगा कि आपकी जो की है उसके साथ आप एग्जॉर कर दें। ठीक है, अगला ब्लॉक जो है उसे आप की के साथ एग्जॉर कर दें, अगला ब्लॉक जो है उसे आप की के साथ एग्जॉर कर दें, यानी हर ब्लॉक जो है वो उसी की के साथ एग्जॉर हो रहा है। और बाय द वे, ये जब मैं कहता हूँ की के साथ एग्जॉर करें, तो इसका ये मैं ब्रॉड लेवल पे बात कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि एईएस के जो बीच में बाकी चीजें थी वो आप इग्नोर कर दें, या डेस्क की जो बाकी राउंड फंक्शन वगैरह थे वो नहीं होंगे, नहीं, वो सब कुछ हो रहा है। और फर्क ये है कि इस ब्लॉक को जो आपने, सॉरी एग्जॉर नहीं, उसे जब इनक्रिप्ट करना है तो आप वही की इस्तेमाल करेंगे। अगले ब्लॉक को आपने इनक्रिप्ट करना है, वही की इस्तेमाल होगी। अगले ब्लॉक को इनक्रिप्ट करना है, वही की इस्तेमाल होगी। ये है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। दूसरा जो मोड है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। इसमें क्या हो रहा है कि आपने पहले ब्लॉक को जो इनक्रिप्ट किया है और जो साइफर टेक्स्ट आया है, ठीक है, अब अगले ब्लॉक को आप उसी की के साथ इनक्रिप्ट नहीं करेंगे, उसे अब आप इस साइफर टेक्स्ट के साथ इनक्रिप्ट करेंगे, या फिर की के साथ इनक्रिप्ट करके इस साइफर टेक्स्ट के साथ एग्जॉर कर दें। ठीक है, जो तीसरा ब्लॉक है उसे आपने इनक्रिप्ट करना है, तो इसका जो साइफर टेक्स्ट था वो फीड होगा। फीड का क्या मतलब है, यहां तो इसके साथ एग्जॉर होगा, यानी इस ब्लॉक को आपने की के साथ इनक्रिप्ट किया, फिर इसके साथ आपने एग्जॉर कर दिया एंड रिजल्ट को, जहां फिर यही चीज आप एज की इस्तेमाल कर लें, डिपेंडिंग ऑन कि आप करना क्या चाह रहे हैं। वो तो आपका अप्रोच पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा आप एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं, एईएस है, डीएस है, कोई और एल्गोरिदम है। पर ये पॉइंट आपको समझ आनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड होता है तो उसमें एक ब्लॉक एक की के साथ इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट होता है, फिर अगला ब्लॉक उसी की के साथ इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट होता है। साइफर ब्लॉक चेनिंग में क्या है कि एक ब्लॉक इंडिपेंडेंटली इनक्रिप्ट हुआ, पहला ब्लॉक, अब उसका जो साइफर है वो इन्फ्लुएंस करेगा दूसरे ब्लॉक को कैसे इनक्रिप्ट करना है, और दूसरे ब्लॉक का जो साइफर टेक्स्ट है वो इन्फ्लुएंस करेगा कि तीसरे ब्लॉक को कैसे इनक्रिप्ट करना है। ये पॉइंट समझ आए हैं? यस सर, ये क्योंकि 2 अगर मोड क्लियर जी हो अगर गए। सर। अगर वही की इस्तेमाल हो भी रही है तो एटलीस्ट साइफर टेक्स्ट जो है वो हर दफा फर्क होगा, तो उस साइफर टेक्स्ट की वजह से आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पैटर्न सर ये अगर जो कोई और ज्यादा डिफ्यूजन आ जाती है। सर ये जो पहला इनक्रिप्ट होगा, तो ये पहला तो की के साथ ही इनक्रिप्ट होगा ना, पहला ब्लॉक। यार मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी ब्लॉक भी की के साथ इनक्रिप्ट हो सकते हैं, ठीक है, सेम की के साथ हो सकते हैं, पर फर्क क्या है कि साइफर ब्लॉक चेनिंग में जो हर स्टेप पे जो आउटपुट होगी वो भी फीड हो रही है अगले स्टेप को, यानी पहले ब्लॉक का जो साइफर टेक्स्ट है वो दूसरे ब्लॉक में फीड हो जाएगा। अब वो एज ए की इस्तेमाल हो सकते हैं, या फिर की वही रहेगी जो आपकी है, और एंड रिजल्ट जो है उससे आप एग्जॉर कर दें इस साइफर पिछले वाले के साइफर टेक्स्ट से। ठीक है, आवाज आई है मेरी? जी सर। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक सर। कोड ब्लॉक, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड में हर ब्लॉक इंडिपेंडेंटली उसी की के साथ इंक्रिप्ट हो रहा है। साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड में आप जिस मर्जी तरीके से इंक्रिप्ट करें
आपका एक चीज जो इधर एडिशनल हो रही है वो ये है कि जो पिछले ब्लॉक का साइफर टेक्स्ट था वो अगले ब्लॉक की इंक्रिप्शन में इन सम फॉर्म इस्तेमाल होगा, या तो एज अ की इस्तेमाल होगा या फिर एज अ सिंपल वैल्यू इस्तेमाल हो रहा है जिसके साथ आप एक्सॉर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से और ज्यादा आपका जो है वो डिफ्यूजन अचीव हो जाती है। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? सर जी सर, हाँ जी, हंजला तंवर। सर हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये कि सर जो फर्स्ट ब्लॉक तो सर इनक्रिप्ट हो गया ना, तो सर हाँ जो जी, सेकंड ब्लॉक है हाँ जब जी, वो इनक्रिप्ट होगा तो हाँ जी। इनक्रिप्शन की और साइफर टेक्स्ट ये दोनों मिलके उसको इनक्रिप्ट करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, वो डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। जी सर। ठीक है, साइफर टेक्स्ट इस्तेमाल होगा और की इस्तेमाल होगी, और अगर की इस्तेमाल नहीं होती फिर एटलीस्ट साइफर टेक्स्ट तो हर हाल में इस्तेमाल होगा, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर, ओके। ठीक है, ये साइफर ब्लॉक चेनिंग में, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक में उसमें तो आपको साइफर टेक्स्ट इस्तेमाल ही नहीं करना। जी सर, उसमें तो की ठीक है, यूज हो रही है हाँ सर। उसमें तो फकत की है। हाँ जी, आबिद हुसैन, आपको क्लियर है बाय द वे? हंजला, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी आबिद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये हमने इसकी थ्योरी करनी है या फिर प्रैक्टिकल में, मतलब मैथमेटिकली हमने इसे सॉल्व करना होगा, मतलब हमें किस तरह एग्जामिन किया जाएगा ये? या इस पे बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये लेक्चर से हट के ये बेसिकली एग्जाम क्वेश्चन असाइनमेंट क्या होंगे उससे बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, ऑलराइट क्लास। ठीक है, तो ये हमने दो कर लिया। अगली की जब बात करें तो वहां पे भी साइफर फीडबैक मोड में क्या हो रहा है कि वो साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड जैसे ही है, पिछली स्लाइड पे जो मैंने बात की वो सारी इधर रिपीट हो रही है। फर्क क्या है कि पिछली स्लाइड पे लाजमी था कि ब्लॉक का साइज फिक्स्ड हो, यानी अगर 56 बिट का ब्लॉक है तो फिर उतना ही होगा, अगर 128 बिट का ब्लॉक है तो फिर उतना ही होगा। यहाँ पे आपने जितना डेटा बनाना है वो आपकी मर्जी है, ब्लॉक बनाना है बनाए, नहीं बनाना कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर 1 बाइट को इनक्रिप्ट करना है 1 बाइट को इनक्रिप्ट कर दें, अगर 2 बाइट को इनक्रिप्ट करना है 2 बाइट को इनक्रिप्ट कर दें। ना आपको पैडिंग चाहिए कि 1 बाइट थी उसके आगे आप और ज्यादा बिट्स डालें ताकि टोटल साइज 128 बिट हो जाए फॉर एग्जांपल। ना ही आपको इंतजार करना पड़ता है कि पहले डेटा इकट्ठा हो उसके बाद हम ब्लॉक बनाएंगे, तो ये रियल टाइम में वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल स्काइप कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो जैसे ही आपकी वीडियो जनरेट होती है वो साथ साथ जितनी भी बाइट्स हैं वो इंतजार नहीं करेगा, वो उसी वक्त इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, और आखिरी हमने बात की थी काउंटर मोड की, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है एक चेनिंग नहीं कर रहे, यानी पिछले ब्लॉक का जो साइफर टेक्स्ट था उसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे अगले ब्लॉक को इनक्रिप्ट करने में। आप क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं? एक काउंटर, एक सिंपल वैल्यू है, यानी ब्लॉक साइज अगर 128 बिट है तो आपके पास 128 बिट का एक काउंटर होगा जिसके साथ आप पहले ब्लॉक को एग्जॉर कर देंगे, फिर अगले ब्लॉक के लिए आप उस काउंटर को इंक्रीज बाय 1 करेंगे और फिर एग्जॉर कर देंगे, फिर तीसरे ब्लॉक के लिए आप दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे काउंटर को, और इस तरीके से जितने ब्लॉक्स हैं उतनी दफा काउंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, और काउंटर की जो स्टार्टिंग वैल्यू है यूजुअली उसे आप रैंडम रखते हैं, क्योंकि अगर 0 पे स्टार्ट करेंगे तो बड़े आराम से गेस किया जा सकता है कि पहला काउंटर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अगर पहली वैल्यू रैंडम है तो फिर वो अटैकर को गेस करना मुश्किल हो जाता है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी तो फिर बाकी वैल्यूज क्या होंगे। ठीक है, तो ये मोड ऑफ ऑपरेशन है। लेट्स मूव ऑन। अब हमने आखिरी जो पॉइंट करना है, आखिरी आज का हमारा टॉपिक है रैंडमनेस और स्ट्रीम साइफर। ठीक है, रैंडमनेस का क्या मतलब है कि आपने एक ऐसा नंबर जनरेट करना होता है जो कि बिल्कुल रैंडम हो। व्हाई डू वी नीड रैंडम नंबर जनरेशन? तो पहली चीज तो है कि नेट आपके काफी एल्गोरिदम, सिक्योरिटी एल्गोरिदम जो कि क्रिप्टोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक रैंडम नंबर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पब्लिक की इंक्रिप्शन करनी है जो कि हम अगले सेशन में देखेंगे, तो उसके लिए आपको एक की चाहिए होती है और वो की रैंडम होनी चाहिए। वो रैंडमली कैसे जनरेट करेंगे? उसके लिए आपको रैंडम नंबर जनरेशन आनी चाहिए। फिर सर ये अगर आप आपको, काउंट सर ये आप काउंटर के वो जो नंबर होता है उसको रैंडम वो बात कर रहे हैं? यार वो भी रैंडम होना चाहिए स्टार्टिंग। ठीक है, वो भी रैंडम होना चाहिए, पर अब मैं उससे आगे आ गया हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है जिसमें आपको रैंडम नंबर चाहिए होता है। ठीक है, वो एक एग्जांपल है, ये अगले एग्जांपल है।
ठीक है, तो अगर आपको एक स्ट्रीम चाहिए स्ट्रीम साइफर के लिए कि हर कैरेक्टर को आपने एक डिफरेंट वैल्यू के साथ एग्जॉर करना है, तो वो हर दफा एक डिफरेंट वैल्यू कैसे आएगी? आपको रैंडम नंबर जनरेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको ये चाहिए। फिर आपको एक सिमेट्रिक की चाहिए टेम्परेरी किसी सेशन के लिए, जो कि नेटवर्किंग एप्स में बहुत कॉमन है। यानी आप अपने राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं वायरलेस राउटर से, तो आपकी मशीन और राउटर के बीच में एक रैंडम नंबर एक्सचेंज होता है जो कि की होती है, तो वो भी रैंडम होना चाहिए। कि रैंडम नहीं होगा, अगर लोगों को पता है कि ये राउटर हर दफा एक की जनरेट करता है जिसकी वैल्यू 1000 है, तो उसे ब्रेक करना कौन सा मुश्किल हो जाएगा। या आपको पता है कि हर दफा एक वैल्यू जनरेट करता है जो कि 1000 से लेके 1100 तक है, तो वो भी रैंडम नहीं है। आपको पता है कि बस इसके बीच में रेंज हो, तो आप सारी ट्राई कर लें, बड़े आराम से आपकी राउटर की सिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी। प्योर रैंडमनेस होती है कि वो प्योर रैंडम हो, कि हर दफा एक बिल्कुल ही फर्क चीज निकल रही हो। और वो कैसे होता है वो हम अभी देखते हैं। फिर एक और एग्जांपल है की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, कि आपने अगर की किसी के साथ एक्सचेंज करनी है, ये हम बाद में देखेंगे की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, तो उसमें भी आपको एक रैंडम नंबर चाहिए होता है। कैसे जनरेट होते हैं वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो कैसे पता लगता है, क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये जो नंबर मिला है ये रैंडम है। ठीक है, यानी आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ बिट्स आए हैं वो रैंडम है कि नहीं है, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि आपके पास जितनी भी बिट्स हैं उनकी जो भी कॉम्बिनेशन बनती है, हर कॉम्बिनेशन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी एक डाइस है, फॉर एग्जांपल आप डाइस थ्रो करते हैं, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर 1 होगा, 1/6 प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर 2 होगा, 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 3 होगा, 1/6 के 4 होगा, 1/6 के 5 होगा, 1/6 के नंबर 6 आएगा। तो यानी हर साइड आने का जो प्रोबेबिलिटी है जब आप एक डाइस को रोल करते हैं, तो हर दफा प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जब आप बिट्स की बात करते हैं, तो आपकी जो भी बिट्स आ रही हैं, अगर हर बिट के आने का चांस इक्वल है, तो उसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, एंड दैट इज इंडीड रैंडम। और इसको एक सिंपल टर्म में बात करें कि अगर आप कोई भी नंबर जनरेट करते हैं रैंडम नंबर, तो उसमें जो बिट्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। यानी आपने 1,00,000 नंबर जनरेट किया है, तो ये नहीं होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वन जो है वो बहुत ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ जीरो बहुत कम है। एट द एंड ऑफ द डे वन एंड जीरो जो है वो 50-50 होने चाहिए। तो ये तो यूनिफॉर्मिटी है कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मतलब है कि आपका रैंडम है। और दूसरी चीज होती है इंडिपेंडेंस, कि आपने एक वैल्यू जनरेट की है, अब जब आप दूसरी रैंडम वैल्यू जनरेट करते हैं तो वो पिछले वाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, यानी पिछली वैल्यू अगली वैल्यू को इन्फ्लुएंस ना कर रही हो। यानी डाइस का ही अगर एग्जांपल है, तो अगर आपने पहली गीटी फेंकी है, पहले डाइस रोल किया और आपके पास वैल्यू 6 आई है, अब आप दोबारा रोल करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, वो बराबर है। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट है। अगर आपका डाइस ऐसे होता कि आपने डाइस रोल किया है और आपके पास 6 आ गया है, अब प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि दोबारा रोल करेंगे तो दोबारा 6 आएगा। तो अगर इस तरह की कोई चीज होती तो आप कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और वो फिर रैंडम भी नहीं होता। प्योर रैंडम का मतलब है कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट, कि अगर एक दफा डाइस रोल किया है, आपके पास 6 आ गया है, तो उससे आप कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगली दफा रोल करेंगे तो फिर कोई भी चीज दोबारा आ सकती है। लाजमी नहीं है कि 6 ही दोबारा आएगा, 1 भी उतनी प्रोबेबिलिटी से आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल प्रोबेबिलिटी से आ सकते हैं। तो ये डिपेंडेंस होती है। अगर ये दो क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपका जो जनरेटर है, वो आपका जो नंबर है, जो सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, वो वाकई रैंडम है। आगे आ जाए। अब रैंडम नंबर जनरेशन दो किस्म की होती है, एक होती है ट्रू रैंडम नंबर जनरेशन। ट्रू में क्या होता है
कि आप बेसिकली एक ऐसी इनपुट लेते हैं जो कि सही मानों में रैंडम है, और इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है एंट्रोपी सोर्स। ठीक है, तो आपकी एक ऐसी सोर्स है जो कि ट्रूली रैंडम है। इसका एग्जांपल ले लें, आप जब किसी कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो आप एक बटन दबाने और दूसरे बटन दबाने के बीच में जो टाइम होता है, इट इज पॉसिबल कि वो हर दफा थोड़ा सा फर्क हो। यानी अगर नैनो सेकंड में बात करें तो एक बटन दबाया और दूसरा दबाया तो उसके बीच में शायद टाइम कुछ हो, दूसरे के बाद आपने तीसरा बटन दबाया तो शायद टाइम कुछ और हो। तो ये रैंडमनेस है। आपका माउस मूवमेंट है वो रैंडम होती है। आपका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है सिस्टम क्लॉक की, वो हर दफा फर्क होगी। इंटेल ने क्या किया है कि उन्होंने एक चिप बनाई है जो कि जो थर्मल नॉइज होती है, थर्मल नॉइज का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से जो एक रेजिस्टेंस पैदा हो रही होती है ना, उसे थर्मल नॉइज कहते हैं। यानी जो जो टेम्परेचर बढ़ता है आपका जो रेजिस्टेंस है वो और बढ़ जाती है। ठीक है, और ये नॉइज जो है ये रैंडम होती है। तो इंटेल जो है अगर कोई रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता है तो वो इस थर्मल नॉइज को इस्तेमाल करते हुए जनरेट कर देता है। और रैंडम नंबर जनरेट कैसे होते हैं, यानी मैंने अभी जो बात की है वो मैंने सोर्सेज बताई है रैंडमनेस की। अगर फिजिकल वर्ल्ड में इन चीज से हटके अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो आप अपनी जेब से कॉइन निकाल लें, उसे हवा में फेंकें, तो वो भी एक रैंडम इवेंट होगा कि जहां तो नीचे गिरेगा तो चांद सितारा नजर आ जाएगा, जहां फिर उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो नजर आ जाएगी, यानी या हेड आएगा या टेल आएगा, और इन दोनों की चांसेस जो है वो 50% है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ रैंडमनेस है। ठीक है, तो जो ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर होता है वो इस किस्म की रैंडम सोर्स को इस्तेमाल करते हुए एक बाइनरी नंबर जनरेट कर देता है। यानी एक सिंपल तरीका क्या होता है कि आपकी जो भी सोर्स है वो एनालॉग सोर्स है, उस एनालॉग सोर्स को आप एक बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें और उसके अंदर थोड़ी बहुत एडिशनल प्रोसेसिंग कर दें, तो वो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो एक ट्रू रैंडम नंबर होगा। यानी आप कभी की दबाते हैं तो 1 नैनो सेकंड लगते हैं, कभी की दबाते हैं 10 नैनो सेकंड लगते हैं, कभी की दबाते हैं 2 नैनो सेकंड लगते हैं, कभी की दबाते हैं 3 लग जाते हैं। तो यानी 1 से 10 तक आपका एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। तो वो जो एक की से दूसरी की दबाने के बीच में टाइम जो था उसे आप एज अ रैंडम नंबर ट्रीट कर लें कि अगर 1 मिली सेकंड 1 नैनो सेकंड है तो आपका रैंडम नंबर 1 होगा। अगर 10 नैनो सेकंड आपको लगे तो रैंडम नंबर 10 हो जाएगा। अगर 5 नैनो सेकंड लगे थे तो आपका रैंडम नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू रैंडम नंबर जनरेशन है कि आपका जो भी नंबर होगा वो ट्रूली रैंडम होगा इन। ठीक है, ओके, अब ये एक एग्जांपल करें। लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपके पास आपने 0 से लेके 7 तक मुझे एक रैंडम नंबर, ट्रूली रैंडम नंबर जनरेट करके देना है। आप क्या करेंगे? कोई जवाब देना चाहेगा? 3। 3 कैसे? 3 का क्या होगा? इट हैज टू बी ट्रूली रैंडम। अगर आप अपने दिल की आवाज से कहा एक 3 तो चांसेस आर कि 3 जो है आपको शायद पसंद हो नंबर, और आप अगर 100 नंबर जनरेट करेंगे तो शायद आधे से ज्यादा दफा आप 3 बोलते हैं क्योंकि वो नंबर आपको पसंद है। तो सर हम टाइम के हवाले से कर सकते हैं। कैसे बताएं? सर जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो हम उस हिसाब से वो भी 60 पे जाके रिपीट होने लग जाएगा। ये है। ठीक है, तो आप घड़ी देख के जनरेट कर लेंगे, पर 0 से 7 तक करना है तो एग्जैक्ट एल्गोरिथम क्या होगा आपका? घड़ी में क्या देखेंगे? घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो आप कौन सी वाली स्टिक, वो कौन सी वाली यानी मार्किंग को इस्तेमाल करेंगे? आप सर मैं सेकंड हैंड को 60 वाली की देखेंगे, बात मिनट कर हैंड? रहा था। अच्छा, नहीं हो सकता। ठीक है, 60 वाली को देखेंगे, पर 60 से तो आपके 60 वैल्यू जनरेट होगी, और मैंने आपको कहा सिर्फ 0 से 7 तक जनरेट होनी चाहिए, यानी 8 वैल्यूज। अब आप क्या करेंगे? मैं तो वही सोचता हूँ। ठीक है, पर आपने बात ठीक की है
आप घड़ी को इस्तेमाल करके 0 से 8 तक नंबर जनरेट कर सकते हैं। आपने बस फोकस इस बात पे करना है। अब आप में कागज पेंसिल से चीज देख लेना कि अगर आपके पास 12 मार्क्स हैं या 60 मार्क्स हैं तो आप उन्हें किस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि 0 से 7 तक जितने भी नंबर हैं उन सारों की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो। यानी अगर आपके पास ऐसी घड़ी है जिसमें सिर्फ 8 घंटे होते हैं तो वो तो बड़ा आसान है। आप घंटे वाले हैंड को देखें, वो अगर 0 पे है तो आप कह दें रैंडम नंबर 0 है, अगर वो 1 पे तो आप कह दें रैंडम नंबर 1 है, अगर वो 7 पे तो कह दें रैंडम नंबर 7 है। उसके बाद 8, 9, 10 नहीं होगा। तो क्योंकि इक्वल मार्किंग्स हैं और इक्वल रैंडम नंबर्स हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी हर नंबर की सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख लेना। एक ज्यादा आसान तरीका है, आप कॉइन को इस्तेमाल करते हुए 0 से 7 तक, अच्छा चलें छोड़ें, अगर मैं आपको कहता कि आपने 0 से लेके 5 तक रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, 0 से लेके 5 तक, तो उसका सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा? सिंपलेस्ट बताइए कोई मुझे। किस चीज का सर? कि अगर मैं कहता हूं सिर्फ 0 से लेके 5 तक आपने नंबर जनरेट करना है, चले मैं आसान कर देता हूं, मैं आपको कहता हूं आपने 1 से लेके 6 तक रैंडम नंबर जनरेट करना है, आप क्या करेंगे? हाँ जी क्लास, आवाज आ रही है मेरी? जी ऑनलाइन है सर। तो जवाब दे। जी ऑलराइट, सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो मैंने जो कहा है उसका सिंपल तरीका, आप एक डाइस रोल कर दें। डाइस पे अगर 1 आ गया तो रैंडम नंबर 1 है, डाइस पे 2 आ गया तो रैंडम नंबर 2 है, डाइस पे 6 आ गया तो रैंडम नंबर 6 है। और अगर मैं आपको कहता हूं कि 0 से लेके 5 तक आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है तो आप वही डाइस रोल करें। अगर 1 आया तो आप -1 कर देना, 0 बन जाएगा। अगर 2 आया तो -1 करना, 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर 6 आया तो -1 करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो अब आपके 0 से लेके 5 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, पर मैंने आपको प्रॉब्लम खास दी है कि आपकी वैल्यू 0 से लेके 7 तक होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक चीज देखें, 0 से लेके 7 का मतलब है बाइनरी में 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये आपके पास नंबर्स हैं जो आपने रैंडमली जनरेट करने हैं, इनमें से कोई एक। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन है, आप एक कॉइन टॉस करें 3 दफा। कॉइन की पहले जो वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल हेड है तो उसका मतलब 0 है, टेल है तो उसका मतलब 1 है। ठीक है, पहली दफा जो कॉइन टॉस किया है तो वो आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसकी वैल्यू बता देगा। यानी अगर हेड है तो वो वैल्यू 0 है, अगर टेल है तो वो वैल्यू 1 है। फिर आप दोबारा कॉइन टॉस करें, ये आपको मिडल वाली बिट की वैल्यू बताएगा। हेड आए तो मिडल बिट जो है वो 0 है, टेल आए तो मिडल बिट जो है वो 1 होगी। फिर तीसरी दफा आप कॉइन टॉस करें, अगर हेड आए तो आखिरी बिट जो है वो 0 होगी, अगर टेल आए तो आखिरी बिट 1 होगी। तो इस तरीके से आप एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं। यानी अगर तीनों दफा हेड आया है तो उसका मतलब है आपके पास 0 0 0 आया है, उसे आप कन्वर्ट करें तो डेसिमल तो आपको 0 मिलता है। अगर आपने कॉइन टॉस किया 3 दफा और आपको टेल हेड टेल आया है तो उसका मतलब है कि आपके पास 1 0 1 पड़ा हुआ है, और 1 0 1 जो है दैट इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 5, तो रैंडम नंबर 5 जनरेट होगा। अगर आपने 3 दफा कॉइन टॉस किया है और तीनों दफा टेल आया है तो उसका मतलब है कि आपके पास 1 1 1 आया है, और 1 1 1 क्या होता है, तो वो बेसिकली 7 होता है। तो अब आपका जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो 7 हुआ है। तो ये एक सिंपल तरीका है रैंडम नंबर जनरेशन का, कि आपको जो भी वैल्यू चाहिए आप देखेंगे, यानी जो भी रेंज चाहिए आप देखेंगे उसके लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए, और जितनी बिट्स हैं आप उतनी दफा कॉइन को टॉस कर दें। और हर कॉइन टॉस पे आप देखें कि अगर हेड आए तो आप उसे ट्रीट करेंगे एज अ 0, और टेल आए तो उसे ट्रीट करेंगे एज अ 1। ठीक है क्लास, तो ये तो रैंडम नंबर, ट्रू रैंडम नंबर जनरेशन होगी। इन रियलिटी
इन रियलिटी क्या होता है कि आपका एक सूडो रैंडम नंबर जनरेशन होती है, ठीक है। सूडो रैंडम नंबर, या क्लास आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सर ऐसा आ रही यस ठीक सर, है, आवाज आ रही। थैंक यू। ठीक है, सूडो रैंडम नंबर जनरेशन का क्या मतलब है कि आपके पास एक इनिशियल वैल्यू होती है जिसे आप सीड कहते हैं, और उस सीड को इस्तेमाल करते हुए आप एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। पर वो जो रैंडम नंबर्स हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है, यानी अगर मेरा सीड 1 था तो मैं जब भी प्रोग्राम रन करूंगा सीड 1 के साथ मुझे हर दफा वही सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मिलेगा। अगर मेरा सीड 10 था तो मैं जब भी प्रोग्राम रन करूंगा हर दफा मुझे वही सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मिलेगा। तो ये बेसिकली आप सूडो रैंडम नंबर जनरेशन कहते हैं। यानी ट्रूली रैंडम में तो क्या था कि हर दफा आप नंबर जनरेट करें आपको कोई डिफरेंट चीज मिला। सूडो रैंडम नंबर जनरेशन में क्या होता है कि आपकी जो सीड है उस सीड की बेसिस पे आप रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, पर जो सीड है हर दफा वही वैल्यू सीड की बेसिस पे जनरेट होगी। तो इसलिए ये ट्रूली रैंडम नहीं है, ये सूडो रैंडम है, यानी थोड़ी सी जालसाजी की हमने। ठीक है, ऑलराइट। अब इसमें क्या होता है कि अगर एडवर्सरी को सीड की वैल्यू पता लग गई है तो उसे पता है कि एल्गोरिथम कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे पता है कि जो सूडो रैंडम बिट स्ट्रीम है वो क्या जनरेट होगी। अगर ट्रूली रैंडम होता तो एडवर्सरी जो है ना बता सकता कि हर दफा क्या नंबर जनरेट होगा, और क्योंकि सूडो रैंडम नंबर है तो अगर उसे एल्गोरिथम का पता है और उसे इनिशियल सीड वैल्यू का पता है तो उसे पता है कि पहला रैंडम नंबर क्या जनरेट होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, वो फिर बड़े आराम से ब्रेक कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसे सूडो रैंडम नंबर जनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज होती है सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। ये जो है एक ओपन एंडेड सीक्वेंस ऑफ बिट्स जनरेट करता है, यानी आपने सीड फीड कर दिया, अब जब तक आपको वैल्यू चाहिए तो वो एक लंबी आपको बिट्स की स्ट्रीम दे देगा। एज अपोज टू दैट सूडो रैंडम फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली आपको एक फिक्स्ड लेंथ की वैल्यू प्रोवाइड करता है। यानी सूडो नंबर जनरेटर जो था वो तो ओपन एंडेड है ना, कि आपको जितनी बिट्स चाहिए वो आई जाएंगी, 100, 1000, लाख, 2 लाख आई जाएंगी। और सूडो रैंडम फंक्शन में आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये सीड है, ये एल्गोरिथम है, और मुझे इतनी बिट्स की एक वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल 128 बिट की एक वैल्यू चाहिए, तो सूडो रैंडम फंक्शन जो है मुझे 128 बिट की एक वैल्यू दे देगा, सूडो रैंडम वैल्यू। और ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये यूजुअली इस्तेमाल होता है कि अगर आपको इंक्रिप्शन की चाहिए तो आप कहते हैं कि मुझे 128 बिट की चाहिए, तो आप सूडो रैंडम नंबर जनरेटर नहीं इस्तेमाल करते हैं, आप सूडो रैंडम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको 128 बिट की दे देगा। जहाँ पे इन सम प्रोटोकॉल्स आपको नॉन्स चाहिए होते हैं। नॉन्स क्या होता है, एक रैंडम वैल्यू है जो कि सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होगी उस प्रोटोकॉल में, और हम आगे जाके लेक्चर में देखेंगे कि नॉन्स किन किन प्रोटोकॉल्स में चाहिए होते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप बस ये जाने कि नॉन्स एक रैंडम वैल्यू है जो सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होगी, तो उसके लिए भी आप फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। और याद रखें कि यूजुअली जो आपका सूडो रैंडम फंक्शन होता है उसमें आप एल्गोरिथम देते हैं, उसमें आप सीड देते हैं, प्लस आप कोई कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी यूजर आईडी या एप्लीकेशन आईडी, क्योंकि आपको जो वैल्यू चाहिए इट शुड बी रिलेटेड टू दिस आईडी इन सम फॉर्म, तो फिर आप ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, नो सर। अब हमने इसे रैप अप करना है, तो रैप अप क्या करना है, अब हमने देखते हैं कि एक स्ट्रीम साइफर जिसका नाम RC4 है, ये स्ट्रीम साइफर कैसे वर्क करता है। और स्ट्रीम साइफर होता क्या है कि आपके पास जितनी भी बाइट्स हैं आपने 1 बाय 1 उन सारी बाइट्स को जो है इनक्रिप्ट करना है। तो RC4 इस्तेमाल करके आप ये कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि ये एक सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है इन्वेंटेड बाय रॉन डिवेस्ट। यानी सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का क्या मतलब है कि एक की है, अगर वो इंक्रिप्शन के लिए भी वही की इस्तेमाल हो रही है और डिक्रिप्शन के लिए भी वही की इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और ये प्रोप्राइटरी साइफर है, यानी ये सिर्फ
RSA कंपनी है डॉन रिवेस्ट की, सिर्फ उस कंपनी के पास ये साइफर की इंफॉर्मेशन थी और ये सीक्रेट थी। पर 1994 में किसी ने ये साइफर जो है अनोनिमसली लीक कर दिया था साइबरपंक्स मेलिंग लिस्ट पे, और अब जो है सारी दुनिया को पता है कि साइफर कैसे वर्क करता है। तो ये एक और एग्जांपल आ गई बात कि मैं जब शुरू में आपको कहा था ना कि आप एल्गोरिदम को ओपन रखते हैं ताकि हर कोई उसे एक्सेस कर ले, तो ये बात भी याद रखें कि अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो कोई ना कोई उसे ओपन कर ही लेगा इवेंचुअली। काफ़ी तरीके होते हैं, तो बेहतर है कि किसी और के ओपन करने से पहले आप पहले खुद ही अनाउंस कर दें कि ये मेरा एल्गोरिदम है। ठीक है, ऑल राइट। अगला पॉइंट जो इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, तो आपके जो सिक्योर सॉकेट लेयर है या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, जो कि हम बाद के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, जिसे इस्तेमाल करते हुए वेब ब्राउजर और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जो HTTPS होता है वो इसे इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए RC4 इस्तेमाल होता है। सिमिलरली वायरलेस लैन के अंदर भी RC4 इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसकी आजकल काफ़ी एप्लीकेशन है। ब्रॉड लेवल पे क्या हो रहा होता है, आपके पास सिर्फ एक की होती है, उस की बेसिस पे आप एक रैंडम नंबर्स की स्ट्रीम जनरेट करते हैं, और आप क्या करेंगे कि जो प्लेन टेक्स्ट है बाइट बाय बाइट उसे प्लेन टेक्स्ट को और जो आपने रैंडम स्ट्रीम जनरेट की है उनको 1 बाय 1 एक्सॉर करना शुरू कर देंगे, और उससे आपके पास इंक्रिप्टेड टेक्स्ट आ जाएगा। यानी आप ऐसे समझ लें कि आपके पास एक की थी, उस की से आपने एक सॉर्ट ऑफ वन टाइम पैड जनरेट कर लिया, और उस वन टाइम पैड की लेंथ कितनी है, वो लेंथ उतनी लेंथ है जितनी आपके प्लेन टेक्स्ट की लेंथ है। यानी अगर 1000 बाइट्स का प्लेन टेक्स्ट है तो RC4 जो है वो 1000 बाइट्स ऑफ रैंडम नंबर्स आपको जनरेट कर देगा। अगर प्लेन टेक्स्ट 1 गीगाबाइट का है तो RC4 जो है वो आपको 1 गीगाबाइट ऑफ रैंडम बिट्स जो है वो सप्लाई कर देगा, और आप उसको और प्लेन टेक्स्ट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सॉर कर देगा। तो ये RC4 की सारी वर्किंग है। फाइन डिटेल्स में आ जाए, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो पहली चीज है कि आपने फैसला करना है कि आपकी की लेंथ क्या है। 8 बिट्स है, 2048 बिट्स है, या इसके बीच में कोई भी वेरिएबल लेंथ हो सकती है, वो आपने एज ए यूजर डिसाइड करना है। क्लास मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। थैंक यू। ठीक है, तो आपने पहले की जनरेट डिसाइड करनी है 8 से लेके 2048 बिट्स तक की। फिर आपने क्या करना है, आपने एक अरे बनाना है, और अरे का नाम S है, अरे का साइज 256 है, यानी अरे के अंदर 256 एलिमेंट्स होंगे, और हर एलिमेंट का साइज क्या है, तो हर एलिमेंट का साइज 1 बाइट है। 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब क्या होता है कि हर सेल में 0 से लेके 255 तक वैल्यूज आ सकती हैं। अगर 255 से कोई बड़ी वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो वो 8 बिट्स में फिट नहीं आएगी, उसके लिए आपको ज्यादा बिट्स चाहिए, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अरे है इसमें वैल्यू सिर्फ 0 से लेके 255 तक आ सकती है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, तो वो 256 सेल्स हैं। और इनिशियली आप क्या करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट पे, कि अरे एस का जो पहला सेल है यानी सेल इंडेक्स 0, उसमें आप 0 वैल्यू लिखते हैं। अरे इंडेक्स 1 जो है उस पर आप 1 वैल्यू लिखते हैं। अरे इंडेक्स 2 पे आप 2 लिखते हैं, और जो आखिरी सेल है यानी अरे इंडेक्स 255, उस पे आप आखिरी वैल्यू लिख देंगे विच इज 255। ये आपने इस अरे को इनिशियलाइज कर दिया। अगला स्टेप क्या है, अब आपने एक नया अरे बनाना है जिसका नाम T है, और ये भी अरे की टाइप जो है वो बाइट ही है, यानी हर सेल के अंदर एक बाइट पड़ी होगी। ठीक है, और इस अरे की लेंथ जो है वो भी 256 एलिमेंट्स हैं, यानी अरे इंडेक्स 0 से लेके अरे इंडेक्स 255 तक आपके पास सेल्स पड़े होंगे। ठीक है, अब इस अरे टी के अंदर आपने क्या वैल्यू राइट करनी है, तो आपके पास जो भी की है ना उसमें जितनी भी बाइट्स हैं वो आप राइट कर दें। अगर नंबर ऑफ बाइट्स और अरे का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल है, तो आपके
की जितनी बाइट्स थी वो सारी की सारी अरे के अंदर कॉपी हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर अरे का साइज छोटे की से, यानी अरे में 255 बाइट्स हैं, सॉरी अरे में 256 एलिमेंट्स हैं, पर आपकी जो की है उसकी लेंथ 256 से बड़ी है, तो क्या होगा कि की पहली 256 बाइट्स तो 1 बाय 1 कॉपी हो जाएंगी उस अरे में, पर उसके बाद वाली जो बाइट्स है वो सारी इग्नोर हो जाएंगी। और दूसरा एक्सट्रीम है कि आपके जो की साइज है वो अरे के साइज से छोटी है, यानी अरे में 256 एलिमेंट्स हैं, की के अंदर सिर्फ 10 एलिमेंट्स हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि पहले 2 सेल्स में आप की को कॉपी कर देंगे, फिर वही की जो है वो अगले 10 सेल्स के अंदर कॉपी होगी, वही की उससे अगले 10 सेल्स में कॉपी होगी। तो बेसिकली आप की को रिपीट करेंगे। मकसद क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट कि आपका जो अरे टी है उसके अंदर की वैल्यू जो है वो आ जाए, चाहे पूरी की पूरी वैल्यू आए, चाहे कम वैल्यू आए, चाहे की बार बार रिपीट हो कि उसमें वैल्यू कॉपी हो। ठीक है, तो ये आपके पास 2 अरेज आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक इनिशियल परम्यूटेशन करनी है। इनिशियल परम्यूटेशन कैसे करें, यानी किस अरे की, जो आपका एस अरे है, एस अरे को आपने परम्यूट करना है। यानी एस अरे में आपके पास क्या पड़ा हुआ था, पहले सेल में 0 पड़ा हुआ था, अगले में 1 था, उससे अगले में 2 था, उससे अगले में 3 था, अप टिल 255। तो आपने इस सारे को परम्यूट करना है। वो आप कैसे करेंगे, आप एक लूप रन करें फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेकर 255 तक, फिर आपने एक नया वेरिएबल बनाया j इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, आप j में उस हर आइट्रेशन में आप j की वैल्यू लें, उसमें आप क्या ऐड करेंगे, एस अरे की जो जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है, यानी i 0 है तो s के 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ था, तो एस आई की जगह पे 0 आ जाएगा। और टी आई में क्या पड़ा हुआ है, तो टी का जो 0th इंडेक्स है उसमें जो की 0th बाइट थी वो पड़ी हुई है, वो जो भी बाइट है, तो उसे जे को और जो एस की ith वैल्यू थी उसको आप ऐड कर दें, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। और इट इज पॉसिबल कि वो वैल्यू जो है 256 से 255 से बड़ी हो, पर यू नीड टू इंश्योर कि वैल्यू जो है वो 0 से 255 के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर 255 से बड़ी वैल्यू आपने अरे के अंदर राइट करने की कोशिश की तो वो तो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो तो 8 बिट्स के अंदर फिट ही नहीं आएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इस एडिशन का जो भी रिजल्ट आया है उसे आप मॉड डिवीजन करते हैं बाय 256। मॉड डिवीजन का क्या मतलब है कि आप 256 से डिवाइड करें और जो भी रिमाइंडर है वो आपका आंसर होगा। इसका फायदा क्या होता है मॉड डिवीजन का, कि आप सिंपल एग्जांपल है, आप 0 को 10 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा 0, 1 को 10 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा 1, ये रिमाइंडर सॉरी, 9 को 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर 9 आता है, 10 को 10 से डिवाइड करें तो दोबारा से रिमाइंडर 0 पे आ जाएगा, 11 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। यानी आपको नजर आ रहा है कि अगर कोई वैल्यू 256 से बड़ी हुई फॉर एग्जांपल, तो जब आप उसकी मॉड्यूलस डिवीजन करेंगे 256 से, तो जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 255 की रेंज में होगी। एंड दिस इज व्हाट यू वांट, आप चाहते हैं कि 0 से 255 की रेंज में हो, ओवरफ्लो ना करें। ठीक है, खैर, तो आपके पास j की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी 0 से लेके 255 की रेंज में। अब आपने सिंपली क्या करना है कि ith इंडेक्स पे जो s की वैल्यू है और s के jth इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, इन दोनों को आप स्वैप कर दें, तो ये आपकी 2 वैल्यूज परम्यूट हो गई। और ये लूप आपने 0 से लेके 255 तक रन करना है, ताकि उस अरे में, एस अरे में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारों को आपने 1 बाय 1 स्वैप करना है किसी और वैल्यू के साथ। ठीक है, और एक दफा ये एस अरे इनिशियलाइज हो गया और परम्यूट हो गया, उसके बाद आप इनपुट की को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इनपुट की जो है वो सिर्फ डिक्रिप्शन के वक्त इस्तेमाल होगी, इंक्रिप्शन के लिए अब आपने दोबारा इस की को इस्तेमाल नहीं करना। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि आपने
एक स्ट्रीम ऑफ रैंडम नंबर जनरेट करनी है। तो यहां पे आप क्या करेंगे कि आप i और j दो वेरिएबल डिक्लेयर करें इक्वल टू 0, और वाइल ट्रू का मतलब है कि जब तक आपको स्ट्रीम चाहिए तब तक ये लूप रन करी जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, i में +1 करना है और mod 256। इसका क्या मतलब है कि आपका जो s अरे है उसके आप ith एलिमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बात ये है कि अरे में 256 एलिमेंट्स हैं, यानी ith एलिमेंट 255 तक जाएगा। अब अगर आपको जो टोटल नंबर ऑफ रैंडम नंबर चाहिए वो 255 से ज्यादा है, यानी 1000 है, तो फिर क्या होगा, आप अरे का साइज 1000 करेंगे? नहीं, अरे का साइज उतना ही रहेगा। आप मॉड्यूलस डिवीजन कर लें ताकि आपकी आई की जो भी वैल्यू है, यानी 1000 भी अगर है, तो जब आप उसे डिवाइड बाय 256 करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 से लेके 255 की रेंज में होगा, विच इज व्हाट यू वांट। यानी वरना तो मसला हो जाए, अगर 1 गीगाबिट की स्ट्रीम चाहिए, 1 गीगाबाइट की स्ट्रीम चाहिए, तो आपको 1 गीगाबाइट का अरे बनाना पड़ेगा, वो तो वेस्टफुल है। तो आप सिर्फ 256 एलिमेंट्स का ये अरे बनाएंगे और होगा क्या कि जो भी आपको चाहे हजारवां नंबर चाहिए, चाहे लाखवां नंबर चाहिए, चाहे 10 लाखवां नंबर चाहिए, आप जब उसे मॉड्यूलस डिवाइड बाय 256 करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 से 255 की रेंज में आ जाएगा। तो वो जो है वो उस अरे की उसमें फिट आ जाता है इंडेक्सेस में। तो ये आपने आई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। जे की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जे की वैल्यू टिल दैट टाइम लें, उसमें आप एस का जो ith इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसे ऐड कर दें, और इस सारे का जो रिजल्ट है उससे आप मॉड्यूलस डिवाइड करें बाय 256, क्योंकि अगर ये अगर 256 से एक्सीड करता है तो यू वांट कि वो 0 से 255 की रेंज में आ जाए, जो कि अरे इंडेक्स की रेंज है। तो यहां से आपको आई और जे की वैल्यू मिल गई। फिर आप ith इंडेक्स में जो एस के ith इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है और एस की जो jth इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, उन दोनों को आप स्वैप कर लें। ठीक है, तो ये आपका अरे परम्यूट हो गया। और साथ ही आप क्या करेंगे, आप एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टी क्या है कि एस के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है और jth इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उन्हें ऐड करें, उन्हें मॉड्यूलस डिवाइड करें बाय 256। जो भी वैल्यू आएगी वो बिटवीन 0 एंड 255 होगी, वो आपका टी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि एस अरे की जो टीएथ इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो आपकी उस वक्त की है। अब आपने क्या करना है, इस की को यानी के को इस्तेमाल करें, और ये 1 बाइट है, इसे आप XOR कर दें प्लेन टेक्स्ट की अगली बाइट के साथ, तो आपका वो प्लेन टेक्स्ट की जो बाइट है वो इनक्रिप्ट हो जाएगी। अब प्लेन टेक्स्ट की जो अगली बाइट है उसे आपने इनक्रिप्ट करना है, तो अब आप दोबारा से ये वाला प्रोसेस रन करेंगे तो आपको एक नई के की वैल्यू मिलेगी, आप उसके साथ XOR कर दें तो अगला एलिमेंट भी इनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिक्रिप्ट करना है तो वही प्रोसेस है कि आपके पास जो साइफर टेक्स्ट आया है उसे आप डिक्रिप्ट करेंगे, यानी की से आप ये जो रैंडम नंबर जनरेट होते हैं इन्हें आप दोबारा जनरेट करेंगे और 1 बाय 1 साइफर टेक्स्ट के साथ XOR करी जाएंगे, तो आपको ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? टाइम हो गया सर। हाँ जी, 45 पे था ना, जब मुझे 5 मिनट और दें, बस एक स्लाइड रह गई है। ठीक है, अब अगला सवाल है कि RC4 सिक्योर है कि नहीं है। तो एक बात तो ये कि आपको नजर आ रहा है कि RC4 में क्या हो रहा है कि सिंपली प्लेन टेक्स्ट और जो रैंडम नंबर था उसको XOR करना है, तो इसमें जो है की रीयूज अटैक जो है वो हो सकता है। यानी अगर तो आपने एक की है जो कि अपने 2 डिफरेंट मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की है और किसी अटैकर को पता लग जाता है कि ये 2 डिफरेंट मैसेजेस जो हैं ये दोनों के दोनों एक ही की से इनक्रिप्ट हुआ है, तो अब क्या होगा,
एक्सॉर साइफर को ब्रेक करने का जो हमने क्लास में तरीका देखा था वो इस्तेमाल करना है, यानी दोनों साइफर टेक्स्ट को एक्सॉर करें तो उसके अंदर से फिर आप ओरिजिनल की जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो RC4 सिक्योर तब भी होगा कि अगर की को आप कभी रीयूज ना करें। अगर की रीयूज की तो जो एक्सॉर साइफर वाली वीकनेस थी वही यहाँ पे होगी और वो आप बड़े आराम से ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा मसला क्या होता है कि आप कभी भी सूडो रैंडम नंबर सीक्वेंस जनरेट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक हद तक तो सीक्वेंस रैंडम होता है, उस लिमिट के बाद दोबारा से वही रैंडम नंबर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। यानी अगर 1, 10, 15, 30 था आपका सीक्वेंस स्टार्ट, तो कोई 1000, 10,000 बाइट के बाद दोबारा से 1, 5, 10, 15 यही वाला सीक्वेंस दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी को पता है, अगर आपका मैसेज साइज बहुत बड़ा है तो अटैकर सिंपली क्या करेगा, उसे पता होगा कि शुरू की बाइट्स जो है वो एक रैंडम नंबर से एक्सॉर हुई हैं और बाकी जो बाइट्स हैं वो उसी स्ट्रीम के साथ दोबारा से एक्सॉर हो रही हैं। तो ये तो बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, इसे आप इस्तेमाल करके RC4 को ब्रेक कर सकते हैं। और यहां पे याद रखें कि जितनी बड़ी की होगी उतने ज्यादा रैंडम नंबर जनरेट होंगे। अगर की बहुत छोटी है तो आपके कुछ रैंडम नंबर जनरेट होंगे और उसके बाद दोबारा वही सीक्वेंस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर की बहुत बड़ी है तो बहुत ज्यादा रैंडम नंबर जनरेट होंगे पर फिर से वो एक सीक्वेंस जो है एक हद के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे फिर रीयूजेबिलिटी वाला अटैक आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि एक तो आप की कभी इस्तेमाल ना करें और आपने जितने टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करना है मेक श्योर उतने रैंडम नंबर आपके RC4 की आउटपुट में हो। अगर वो रिपीट होने शुरू हो गए तो फिर आप एक डिफरेंट की इस्तेमाल करेंगे बाकी के डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। और आखिरी जो अटैक है वो है बिट फ्लिपिंग अटैक। यानी यहां पे क्या होता है कि सपोज आपने जो है कोई ट्रांजैक्शन की है, बैंक ट्रांजैक्शन, और जो एडवर्सरी है उसे पता है कि ये जो मैसेज जा रहा है इसकी फलानी बाइट जो है साइफर टेक्स्ट की, उसमें जो ओरिजिनल साइफर टेक्स्ट था वो $1000.00 था। अब इसका क्या फायदा है? अगर उस बंदे को पता है कि ये वाला साइफर टेक्स्ट जो है इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो $1000 था, तो अब वो क्या करेगा, वो साइफर टेक्स्ट को और $1000.00 को एक्सॉर करेगा, तो उसे उस वाले हिस्से की जो की थी वो मिल जाएगी। अब वो उस की को फॉर एग्जाम्पल $9500.00 के साथ एक्सॉर कर देता है। तो अब जो बिट्स आएंगी तो उस, यानी इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, लेट्स सपोज ये एक साइफर टेक्स्ट है और आपको पता है कि ये वाला जो साइफर टेक्स्ट है ये ओरिजिनली क्या था, $1000.00। तो आप क्या करेंगे, इस चीज को $1000.00 के साथ एक्सॉर करें तो आपको की मिल जाएगी। अब आप उस की के साथ $9500 को .00 को एक्सॉर कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, साइफर टेक्स्ट। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इस वाले साइफर टेक्स्ट को बाहर निकाल दें और इसकी जगह पे इसको कॉपी कर दें। तो अब जब उस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किया जाएगा तो बैंक को जो चीज नजर आएगी वो $1000 की ट्रांजैक्शन नजर नहीं आएगी, वो उसे $9500 की ट्रांजैक्शन नजर आएगी। तो ये बेसिकली बिट फ्लिप अटैक है कि आपने मेरे अकाउंट में $1000 ट्रांसफर करने थे, मैं बीच में उसकी बिट्स को ऐसे चेंज करता हूं कि बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुआ है आप मेरे अकाउंट में $9500 ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वीकनेस है। आइडियली तो होना चाहिए कि अगर इनक्रिप्ट हो गया है तो अब कोई और उसे ओवरराइट ना कर सके, पर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बिट फ्लिपिंग अटैक हो सकता है। तो इस लिहाज से RC4 जो है इस मामले में सिक्योर नहीं है। ठीक है क्लास, तो अभी मैं आपसे सवाल लेता हूँ। आखिरी जो पॉइंट है वो है कि एक बस और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, ठीक है, इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि
के क्रिप्टोग्राफी में एक टर्म इस्तेमाल होती है गैलोआ फील्ड। गैलोआ फील्ड बेसिकली क्या होती है, कोई भी ऐसा सेट, यानी सेट का मतलब है कोई भी ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज जिनके ऊपर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन रन करें तो जो रिजल्ट होगा वो उसी सेट के अंदर की वैल्यू होगी। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि एक वैल्यू 250 है और दूसरी वैल्यू 100 है, इसको आप ऐड करें तो रिजल्ट क्या आता है 350। ये 1 बाइट के अंदर फिट आएगा नहीं, क्योंकि 1 बाइट के अंदर वैल्यू 0 से लेके 255 तक होती हैं। पर हमने जितने भी इंक्रिप्शन के ऑपरेशन किए हैं अभी तक, वो सारे जो है उनका जो भी रिजल्ट था वो उसी सेट के अंदर आता था। वो हमने कैसे इंश्योर किया? एक तो इंश्योर किया कि आप ऐड करने की बजाय आप एक्सऑर करें। एक्सऑर में क्या होता है कि दो वैल्यूज को एक्सऑर किए तो उनका रिजल्ट जो होगा, यानी दो 8 बिट वैल्यूज हैं तो उनको ऐड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 8 बिट से ज्यादा हो सकता है, पर अगर एक्सऑर करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा 8 बिट ही होगा। इसीलिए हमने इंक्रिप्शन में अभी तक प्लस का ऑपरेशन नहीं इस्तेमाल किया, हमने एक्सऑर का ऑपरेशन इस्तेमाल किया। और दूसरी बात यह कि अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करना है जिसमें आपको पता है कि वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो फिर आप क्या करते हैं, आप एंड रिजल्ट को मॉड्यूलस डिवाइड करते हैं बाय दैट वैल्यू जिसकी रेंज में आपने रहना है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी रिजल्ट है वो 0 से 255 तक हो, तो आप क्या करते हैं कि जो भी रिजल्ट आता है उसे डिवाइड करते हैं बाय 256 और रिमाइंडर ले लेते हैं। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 से लेके 255 तक होगा। तो दैट इज ऑल्सो फाइन कि आप जो है एक जो आपका सेट है उस आपका रिजल्ट उस सेट के अंदर ही है। तो इस तरह के सेट को आप गैलोआ फील्ड कहते हैं कि ऐसी वैल्यूज जिनके ऊपर ऐसी वैल्यूज और ऐसे फंक्शंस जो कि आप वो फंक्शन उन वैल्यूज पे अप्लाई करें तो एंड रिजल्ट जो है वो उसी सेट का हिस्सा होगा, उससे बाहर की कोई वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो ये गैलोआ फील्ड है जो कि आप इंक्रिप्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है।